एन एनालिस्ट, अ पर्सन हु इज रेड एंड कम, उस सब का निचोड़ मैं टीवी बोलता हूँ। और जो अवार्ड जो आप कह रहे हैं अभी मेरे को मिला बेस्ट डिफेंस एनालिस्ट का, मुझे लगता नहीं कि मैं इसका हकदार था, फ्रैंकली स्पीकिंग। आज सब हम डिस्कस करते हैं अपनी जियो पॉलिटिक्स को, फॉरेन पॉलिसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जनरली एक चीज़ की बहुत चर्चा होती है, वो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की। जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो एक मल्टीपल एंगल होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। और मुझे लगता है कि आज के हमारे शो में जो हमारे गेस्ट हैं, मेजर साहब, इससे बेस्ट गेस्ट नहीं हो सकते हैं जो ये बताएं कि बॉलीवुड का क्या रोल है, क्या भूमिका है। या अक्षय कुमार अगर स्टंट्स कर रहे हैं, वो तो अपने स्टंट्स खुद करता है, वो अलग बात रही, मगर कई सारी चीजें होती हैं बिहाइंड द कैमरा, तो लोग उसको, एंड एक तो हॉलीवुड और बॉलीवुड से प्रभावित तो होते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू द फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ मेजर अली शाह। सर, आपका स्वागत है फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम थोड़ा कुछ अलग है। जैसा कि हम पिछले समय से जियो पॉलिटिक्स में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करते आए हैं अपने विशेषज्ञों के साथ, लेकिन आज का ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है मेजर साहब के साथ, ये कुछ इस मामले में अलग है कि जो शख्सियत हमारे पास बैठी है वो बहुत ही बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और या यूँ कहूँ, यदि इनका परिचय दूँ तो उसी से हमें इनके परिचय में ही झलकता है कि जिस तरीके से इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, फिर वहाँ से डिफेंस के क्षेत्र में और दुनिया में टेडेक्स स्पीकर के रूप में सर्वाधिक, मैक्सिमम यदि हम कहें कि सर्वाधिक बोलने वाले, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले यदि कोई चेहरा है तो मेजर साहब हैं। मेजर साहब, जैसे आपने बताया कि आपका, हमने परिचय में भी बताया था कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को संभाला। आज सब हम डिस्कस करते हैं अपनी जियो पॉलिटिक्स को, फॉरेन पॉलिसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जनरली एक चीज़ की बहुत चर्चा होती है, वो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की, कि कौन इतने मल्टीपल फैक्टर्स ही किसी एक कॉज को किसी न कहीं जन्म देते हैं। और इसके पहले क्या था कि हम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जॉकेट होते थे कि जियो पॉलिटिक्स इज जियो पॉलिटिक्स, इट डज नॉट हैव अ कनेक्शन विथ इकोनॉमिक्स, विथ कल्चर, विथ सिविलाइजेशन, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपको डिफेंस अभी जो अवार्ड मिला है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एनालिसिस्ट का, वो आप, एक तो होता पढ़ना, एक होता आपने जीवन में आपने अभिनय को सीखा, अभिनय के क्षेत्र में गए, फिर आप डिफेंस में आए, डिफेंस में आपने LAC में बॉर्डर में आप रहे, आप देखा कि कैसे सरहद में सेवा की जाती है, और फिर उसके बाद आप बता रहे हैं जैसे कि आप फिर मीडिया में एज एक्सपर्ट अपीयर होते हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये समझना होगा कि जब हम जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो एक मल्टीपल एंगल होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। और मुझे लगता है कि आज के हमारे शो में जो हमारे गेस्ट हैं मेजर साहब, इससे बेस्ट गेस्ट नहीं हो सकते हैं जो ये बताएं कि बॉलीवुड का क्या रोल है, क्या भूमिका है, दैट इज गोइंग टू रीशेप एंड रीडिजाइन द नेविगेशन ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो मैं इस पर आपसे आपका इंसाइट चाहूँगा कि कैसे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 70s, 60s, 50s, ये जो दौर था हमारे, स्पेशली मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूँ, कि भारत की पहचान रूस में हमारे एक्टर से होती थी, और इसमें राज कपूर जी का मैं नाम लेना चाहूँगा। आज के दौर में जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, द थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, द थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर नुआंस। सो उस कंडीशन में आप कैसे देखते हैं कि इंडिया का जो बॉलीवुड है, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉफ्ट पावर, और अभी हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की बुक आई, वाई भारत मैटर्स, जो मैंने देखा कि इट इज जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन,
let us look back the strength of India's civilization and how it is going to play an important role to shape the world order on humanitarian ground. आप कैसे देखते हैं कि इंडियन का जो बॉलीवुड है वो कैसे इंडिया के इमेज को हाउ इज इट इज गोइंग टू प्रोजेक्ट इंडियाज इमेज एज द ग्लोबल स्टेज? बड़ा अच्छा सवाल है आपका संदीप जी। अभी हाल ही में तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैं अपने सोवियत यूनियन की बात की तो मैं अजरबैजान गया था, एक टॉक देने गया था वहाँ पे मैं। तो अजरबैजान में जैसे ही हम कहीं खाना खाने होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में जाया करते थे तो हमसे पूछा जाता था आप कहाँ से हैं? हम इंडिया। बड़े इज्जत से पेश आते थे हमारे साथ और बहुत ही मोहब्बत से, खुलूस से। तो कुछ चंद एक नाम वो बोला करते थे वहाँ पे। इंडिया, राज कपूर, आवारा राज कपूर का जमाना हो गया भाई। और ये राज कपूर की बात कर रहे हैं तो कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती, आई एम अ डिस्को डांसर एंड जिम्मी 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 आजा आजा। मिथुन चक्रवर्ती की भी बात कर रहे हैं। फिर ये हम कहते राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, वेरी सीनियर, वेरी नाउ न्यू जनरेशन has come. No, I know new generation also. I know शाहरुख खान। तो वहाँ पे बड़े वो फैंस हैं राज कपूर के, मिथुन चक्रवर्ती के, शाहरुख खान के। तो फिर हमने कहा अरे यार ये तो बॉलीवुड को जानते हैं अच्छे से और बड़े फैंस भी हैं वो बॉलीवुड के। बॉलीवुड पिक्चरें भी वहाँ पे अजरबैजान की मैं एग्जांपल दिया क्योंकि मैं वहाँ पे खुद अभी होके आया हूँ अभी हाल ही में। और तो उसी तरीके से बल्कि वहाँ पे हमें रशियंस भी मिले, हमें और भी लोग मिले वहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज़ के उनके। तो उन्होंने कहा इंडिया तो बॉलीवुड से बहुत प्रभावित तो है, दुनिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो अभी हाल ही में चेंज तो आ रहा है बॉलीवुड में भी। और बल्कि बॉलीवुड कहेंगे तो लोग उसको, हालांकि मैं उसको कहता हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मैं उसको बॉलीवुड नहीं कहता हूँ ऐसे। ये बस लोगों की समझने के लिए मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड, ये इसलिए मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करा है। तो लोग इन्फ्लुएंस तो होते हैं, जो हम इतने बड़े पर्दे पे इतने लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं तो लोग देखते हैं। वो अगर आप देखो कि अमिताभ बच्चन बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार के जा रहा है तो मतलब ये थोड़ी कि वो सुपरमैन है, असली में वो कमा रहा है, वो तो स्टंट है, टेक्निकली परफॉर्म किया है। या अक्षय कुमार अगर स्टंट कर रहे हैं वो तो अपने स्टंट खुद करता है, वो अलग बात रही। मगर कई सारी चीज़ें होती हैं बिहाइंड द कैमरा, तो लोग उसको एक तो हॉलीवुड और बॉलीवुड से प्रभावित तो होते ही हैं। तो मेजर साहब, जैसे आपने कहा कि अभी अजरबैजान की जो यात्रा हुई, आपने बताया कि किस तरह से वहाँ का जो लेमैन है, कॉमन पीपल है, वो दैट पर्सन गॉट एक्साइटेड टू मीट यू इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि आप भारतीय इंडियन है। और इंडियन का जो प्रोजेक्शन था वो इसलिए नहीं था कि हमारी एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम हमारा जो मैंने कहा कि हमारा प्रोजेक्शन क्या है एज ए नेशन स्टेट। सो प्रोजेक्शन, जैसे कि हम दोनों लोग अभी बात ही कर रहे थे कि राज कपूर साहब की चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि वो उनका नाम ले रहे थे, मिथुन चक्रवर्ती, राज कपूर साहब का। आज के परिदृश्य में जब एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है जहाँ पर टाइम और स्पेस बहुत श्रिंक है, चीज़ें एक फ्री फ्लो ऑफ थॉट है, फ्री फ्लो ऑफ कल्चर है, आप कैसे देखते हैं? आपका सजेशन चाहूँगा कि भारतीय जो इंडियन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो भारत के राष्ट्रीय नेशनल पावर के रूप में एज ए पार्ट ऑफ नेशनल पावर, एज ए पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, एक नया एंगल है जो मुझे लगता है, इस पर बहुत चर्चा नहीं हुई एकेडमिक में, मुझे लगता होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और आपका सजेशन क्या होना चाहिए? देखिए, पिछले साल तो हमारी फिल्में ऑस्कर भी जीत के आई हैं, तो ग्लोबल स्तर पे हिंदुस्तान एक ग्लोबल इकॉनमी, एक ग्लोबल लीडर हर क्षेत्र में, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, चाहे कल्चरल क्यों ना हो, हम एक ग्लोबल लीडर इमर्ज होकर आ रहे हैं। तो जब जहाँ पे हमारी फिल्में गई ऑस्कर को और ऑस्कर जीत के भी आई कुछ फिल्में, तो लोग देखते तो हैं कि अरे इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फिनोमेना इन इमेज बिल्डिंग फॉर दैट मैटर। यस, एग्जैक्टली। तो जब वो देखते हैं हिंदुस्तान की फिल्म ऑस्कर ले गई, कौन सी कंट्री की? हिंदुस्तान की, इंडियन, तो वो मायने रखती हैं। जब बाहर के विदेशियों से हम बात करते हैं तो एक ज़माना था जहाँ पे हिंदुस्तान की इमेज क्या थी। जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर एक फिल्म आई थी डैनी बॉयल की,
तो ये फॉरेनर ने बनाई थी, हालांकि इसमें भी ऑस्कर को गई ये वो मिले, A.R. रहमान साहब को मिले, मगर ये बनाई किसने थी? विदेशी आदमी ने। तो उसमें हिंदुस्तान को क्या किस दिखाया है? एक ज़माना था लोग हिंदुस्तान की इमेज क्या थी? भूखे लोग, गरीब लोग, बैलगाड़ी में जा रहे हैं, ऐसी इमेज थी हमारी। आज हिंदुस्तान G20 हमने करके दिखाया जी, ठीक है, और कितने ग्लोबल लीडर्स, हमने तो कश्मीर में भी G20 की मीटिंग करी भाई। तो आज इमेज जो है, जो छवि है हिंदुस्तान की, वो बदल रही है, लोगों का नज़रिया भी बदल रहा है। और हिंदुस्तान की फिल्म ऑस्कर को जाना बहुत बड़ी बात है, ऑस्कर जीत के आना बहुत ही बड़ी बात है, अल्टीमेट अवार्ड है वो सिनेमा में। तो हमारी इमेज, हमारी छवि काफ़ी बहुत चेंज हुई है। मैं तो देख रहा हूँ कि ये खुशी की बात है, और तो मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको जो पॉलिटिक्स लेवल नहीं, आप सही, आप इस बात का आपका सही ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं जो इमेज है दैट हैज़ बीन टोटली चेंज्ड। नाउ फॉरेनर्स आर लुकिंग इंडिया एज ए लीडिंग पावर, एज ए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एंड जब हम ग्लोबल साउथ कहते हैं तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इंडिया की तरफ देखते हैं कि इंडिया का राइज कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो पॉलिसी मेकिंग जो कम्युनिटी है वो इस बात पर सोचेंगे, फोकस हम करेंगे कि हम अपने जो सॉफ्ट पावर क्रेडेंशियल है हमारा, जो स्पेशली मैं इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक कैसे ग्लोबल आउटलुक इसको मिले, ताकि मुझे लगता है इससे हमारा कहीं ना कहीं टूरिज्म का भी एक अट्रैक्शन है। लोग इंडिया आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। अभी मैं आपको एक जिक्र करना चाहूँगा, एक रशियन फ्रेंड थे हमारे, आए थे, जब फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आए वो देखे तो उनका एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि लोग एक खुश बहुत हैं इंडिया में, मतलब मोस्ट डेंस एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी दिल्ली, लेकिन खुश हैं। तो मुझे लगता है खुशी का राज सब यही है कि हमारी DNA में हमारा एक ये है कि एक जिस तरह का हमारा साहित्य, लिटरेचर है, हमारा कल्चर है, हमारा आर्ट है, हमारा म्यूजिक है, वो हमें लाइवली करता है। और यही एक पार्ट है जो जियो पॉलिटिक्स में मुझे लगता है यदि हम इसको आगे ले लाते हैं इस सेगमेंट को, तो जो जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी डिफ्यूज़ होते हैं कई बार हमारे जो फ्रोजन कन्फ्लिक्ट्स हैं जियो पॉलिटिक्स के, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, यदि हम सिविलाइजेशनल कनेक्ट लाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्टेबिलिटी देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस पॉइंट। आपसे एक लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं एज ए आर्मी ऑफिसर, वहाँ आपने सेवा दी है, और आप नॉर्थ ईस्ट को बहुत बखूबी समझते हैं। जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल ये है, कैसे देखते हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट एज ए टूरिस्ट हब के रूप में, टूरिज्म हब के रूप में, कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ा अच्छा सवाल है, और शुक्रिया आपने नॉर्थ ईस्ट पे तवज्जो दिया, और आपने बोला जिसको मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान का एक अहम और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, साफ दिल के हैं, और कभी किसी नागा से या मणिपुरी से या किसी मीज़ो से आप दोस्ती करके देखिए, वो आपके लिए जान दे देगा वो बंदा। ऐसे लोग होते हैं वहाँ के, हर समुदाय के, हर कम्युनिटी के, हर क्षेत्र से वहाँ पे। बल्कि मैंने अपने बचपन की स्कूलिंग शुरुआत जब नर्सरी में होता है ना 3 साल का बच्चा, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से की थी। वो मैंने अरुणाचल प्रदेश से की थी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे टैंगा वैली से की थी, वहाँ पे तवांग, जहाँ पे 9 दिसंबर 2022 का एक वीडियो वायरल हुआ था टीवी पे बहुत, जहाँ पे हमारे फौजियों ने पंजाबी में गालियाँ दे के डंडे से मार के खदेड़ के भगाया चीनियों को। हालांकि वो तवांग का ना हो वो वीडियो, वो यांग से कहीं का भी हो, आई डोंट नो कहाँ का है, दे दो कंफर्मेशन ऑन दैट, लेकिन वो तवांग के नाम से मशहूर हुआ था वो वीडियो। तो तवांग के पास टैंगा वैली में मैंने वहाँ से स्कूलिंग शुरू करी जब मैं नर्सरी, और जब मैंने स्कूलिंग अपनी ख़त्म करा था 12वीं, तब भी मेरे फादर की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी, मणिपुर में, काक्शन में। तो और मैं तो बचपन से स्कूलिंग तक मैं देखता आया था। फिर जब मैं फौज में आया तो मेरा तबादला हो गया था ADC टू GOC स्पेयर कोर नागालैंड में ही, और उसके बाद मैंने वॉलंटियर किया असम राइफल्स में जाने के लिए। तो ये टाइप भी असम राइफल्स की है, वहाँ पे मेरे को कॉम्पिटिशन कार्ड भी मिला हुआ है। और 26 जनवरी की परेड तब राजपथ कर्तव्य पथ, तब राजपथ था, राष्ट्रपति को सलामी दी। बल्कि ये मोमेंटो आप दिख रहे हैं, ये असम राइफल्स का है, और ये नागा है बाय द वे, ये मोमेंटो भी नागा है।
तो इस तरीके से और भी कई मोमेंट हो, जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट के ही आप देखेंगे शॉल या जैकेट कोटी, वहाँ पे खूबसूरत ये बात है कि अलग अलग ट्राइब्स हैं वहाँ पे। जैसे कि फर्ज करिए, अगर आपको मैं समझाऊँ, नागालैंड की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो बहुत वास्ट है, ठीक है, तो नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि आओ, अंगामी, चांग, चाकेसांग, सेम्मा, लोथा, कोन्याक, रिंगमा, अलग अलग ट्राइब्स हैं। तो आप, और जब एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है कोहिमा में, नागालैंड में, तो लोगों को बाकायदा, बहुत कम लोग हैं, बदकिस्मती से बहुत लोग, कम लोग इसके बारे में जानते हैं और वहाँ गए हैं, बहुत कम लोग, फिर भी जिस तरीके का, जिस लेवल पे वो होता है, और बाहर के देशों से लोग आते हैं वो फेस्टिवल देखने के लिए। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए कि अगर मोकोकचुंग जा रहे हो, नागालैंड में जगह है मोकोकचुंग, वहाँ पे आउट ट्राइब डोमिनेटेड है बहुत। कोहिमा में, जखामा में अंगामी, वोखा में लोथा, जुनोबुटो में सेमा, कोन्याक ट्राइब मॉन में या ट्विनसांग में, फुटजीरो या चकामामा में चकेसांग ट्राइब। तो ये ट्राइब, कौन सी ट्राइब कहाँ पर डोमिनेंट है, कौन सी ट्राइब की कौन सी दोस्ती है, ये नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं। भला ही फौज में हो, भला ही सिविल में हो, भला ही कंपनी में काम कर रहे हो सिविल में, भला ही गवर्नमेंट सर्विस में हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को समझ नहीं है वहाँ के बारे में, और मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ा है भाई कि दिल्ली में कहीं पे लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के जो खूबसूरत लोग होते हैं, उनको एक मैं नाम वो लेना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे, वो एक नाम से बुला जाता है कि, और वो नाम मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि किस नाम से, ऐसे क्यों उनको आप टॉन्ट कर रहे हैं, ऐसे के नाम से क्यों बुला रहे हैं। ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, इतने वफादार, लॉयल, पेट्रियाटिक, उन्हें नेशन बिल्डिंग के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने। आप देखिए, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कहीं पे भी हो, मीराबाई चानू, मैरी कॉम, रतन थयाम, तो कई लोग मणिपुर से आते हैं। मिजोरम में देखिए मिजोज हैं, चकमा भी हैं, और त्रिपुरा में देव बर्मन हैं, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हैं, अरुणाचल प्रदेश में अपतामी ट्राइब है, एक बड़ी फेमस ट्राइब है वो। तो ये सब ट्राइब, और मणिपुर की बात करते हैं अभी, और मणिपुर में देखिए माइते हैं, और माइते में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि माइते मुसलमान भी होते हैं, माइते क्रिश्चियंस भी होते हैं। बल्कि 1972 में मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो मुसलमान थे, वो पंगाल, उनको पंगाल कहते हैं, तो पंगाल थे वो, मोहम्मद अलीमुद्दीन नाम था उनका। माइते क्रिश्चियन भी हैं, और माइते क्रिश्चियन के नाम होंगे जैसे कि रोहन, लाइसराम, राजू सिंह, ऐसे हिंदू टाइप साउंडिंग नेम नाम होंगे कि भाई लगेगा कि मगर वो दे आर माइते क्रिश्चियन, उनकी अपनी चर्च होती है। एक सनामाई एक रिलीजन है मणिपुर के अंदर, जो कंगला फोर्ट एक जगह है, वहाँ पर है सनामाई मंदिर। उनका पखानबा, उनके भगवान हैं जिनको वो मानते हैं। तो कुकी, जैसे कि कुकी में भी अलग अलग तरह की कुकी हैं, जैसे कि हालांकि हैं सब लोग एक ही, और हम सब हिंदुस्तानी हैं। But what I'm trying to say, there's unity of diversity in India, and especially the most beautiful part of India. नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोग अनएक्सप्लोर्ड है वो, जैसे कि कुकी हैं, थडाओ स्पिंग कुकी हो गए। थडाओ स्पिंग कुकी को कौन से हो गए, उनके सरनेम होंगे जैसे कि हॉकिब्स, खोंगसाइज या किपगिन्स, ये सरनेम होंगे उनके। फिर मीजोज होते हैं, मीजोज जैसे गांगते हो गए, वो मीजो हो गए। जैसे पाइते हो गए, पाइते हो गए कौन, साउथेज सरनेम होंगे उनके, या गुइतेज या वॉल्टेज, ये पाइते में आते हैं। तो वो उनका समझ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इंटर ट्राइबल, इनकी एथनिक क्लैशेस भी हुई हैं पास में भी, जैसे कि 93 में हुई थी, 1993 में हुई थी पंगाल माइते में, इनका हिंदू मुस्लिम हो गया था मणिपुर में, वो पंगाल और माइते हिंदू के बीच में क्लैश हो गया था। 94 में नागा और कुकी का क्लैश हुआ था, और 97 में कुकीज के अंदर ही इन हाउस फाइटिंग, कुकी पाइते और कुकी थडाओ स्पिंग कुकी का भी क्लैश हुआ था, मगर सब दोस्ती हुई थी बाद में। और मैं कहता हूं कि ये टूरिज्म के रूप में कैसे अट्रैक्ट करेगा फॉरेनर्स को जो आते हैं इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं जी। तो कैसे उनको हम ऐसे प्रोजेक्ट करें नॉर्थ ईस्ट को कि
मैक्सिमम जो सैलानी है वो उधर जाएं, टूरिज़्म का हब बने, इससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आएगा, रोजगार आएगा वहाँ पर। जैसे अभी हम देखते हैं कि जब इंडिया में आते हैं तो बहुत ही आइडेंटिफाइज प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जैसे आप चूँकि वहाँ की खूबसूरती आपने वहाँ देखा वहाँ की, तो कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जाए एज ए हब ऑफ द टूरिज्म? देखिए, मणिपुर में आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। बहुत लोग डरते हैं मणिपुर जाने के लिए कि भाई वहाँ पे हमने सुना है अंडरग्राउंड फैक्शन है, वहाँ पे ये है, तनाव है, ये है, वो है। तो वहाँ पे पूछते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का वो मीडिया में बता रखा है कि भाई ऐसा है, मगर अभी हालात बहुत शांत हो रहे हैं। जी। और अभी तो खासतौर से 2019 के बाद जब एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 अल्फा हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी कुछ शांत हुआ है। वैसे JNK में भी अब ओवरनाइट रातों रात तो कुछ कहीं पे कुछ नहीं होता भाई, टाइम लगता है। रोम वॉजंट बिल्ड इन अ सिंगल डे यार, तो टाइम वक्त लगा था। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि टूरिज्म के तौर पे भी अगर आप देखें वहाँ का कल्चर और खाना और वहाँ की खूबसूरती, लैंडस्केप, जो टोपोग्राफी है वहाँ के रीजन की, इतनी खूबसूरत जगह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। यस, यही सवाल है कि जब हम स्पेशली हमारी लीडरशिप कह रही है कि आप मालदीव में जाकर लक्षद्वीप चाहिए, ठीक है ना, तो एक इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है कि आपका जो टूरिज्म में जो खर्चा होता है वो बाहर क्यों हो, वो इकॉनमी इंडिया में ही क्यों ना आए। करेक्ट, राइट। और उसमें स्पेशली जब स्टारवॉर्स जाए, बॉलीवुड के जो नाम हैं वो जाएं, तो जो बड़े लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक सेंटर बनेगा टूरिज्म को। तो मुझे लगता है कि ये भी एक नॉर्थ ईस्ट इस तरह के मर्ज होता है तो इकॉनमी वहाँ की स्ट्रांग होगी, वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और एक तरह से जो हमारा प्रोजेक्शन है, मैंने हमेशा कहा कि सॉफ्ट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इट हैज़ बीन अ वेरी हार्ड पोटेंशियल to project India as a diverse country, as a vibrant democracy. So उस point of view से भी दुनिया को देखने को मिलेगा कि then you can observe the kind of deep diversity in a very small territorial area also. मैं फौज छोड़ने के बाद जब मैं वर्दी टांगी तब मैं मिजोरम जो एक सिविल कंपनी में था, जोल्टा थैलेस लिमिटेड, तो मिजोरम में जो हमारे अकाउंट से प्रोजेक्ट थे वो मैं हैंडल कर रहा था, क्योंकि मैं तजुर्बा हो चुका था नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का। तो वो मिजोरम का जो प्रोजेक्ट काम मेरे को सौंप दिया गया था। तो एक बार मैं अपनी वाइफ को लेके गया था मिजोरम, और वहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में दो चीज़ें हैं आप जब जाते हैं, एक ILP इन लैंड परमिट और एक RAP रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये आपको परमिट मिलना चाहिए। तो आप या तो लैंड करें तो पहले से परमिशन मांगी हो गवर्नमेंट से, या तो आप एयरपोर्ट पे लैंड करके वहाँ पे मिल जाते हैं, हर एक को मिल जाती है, वैसे कोई दिक्कत कभी आती नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे। तो मैं उनको दिखाया कि भाई उनको ले गया था मैं, सर्चिप ले गया था, लुंगलाई, लेंगपुई, आइजोल के बारे में सब जानते हैं, मगर इंटीरियर्स मिजोरम के भी, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के लोग जब देखे बड़े खुश हुए। त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पे जैसे कि सब जानते हैं अगरतला, वो हम स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, त्रिपुरा, अगरतला, मगर बहुत कम लोग जानते हैं सिपाहीजाला के बारे में या उदयपुर के बारे में। उदयपुर तो जानते हैं राजस्थान में है, एक उदयपुर त्रिपुरा में भी, ठीक है। तो अगर वही चीज लोगों को मालूम नहीं है बदकिस्मती से, तो वही चीज मैं बहुत कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, छोटी कोई कि वो हाईलाइट हो, कम से कम लोगों को मालूम तो पड़े। नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और आपके इंसाइट्स रहे हैं, मुझे लगता है इस तरह का जो हम प्रोग्राम करते हैं ये एक मैसेज देगा लोगों को, और लोग जब अवेयरनेस होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे, देखेंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा हब के रूप में मर्ज होगा, जिससे कि इंडिया की जो खूबसूरती, डाइवर्सिटी को वो दुनिया देखेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम। जैसे कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि मेजर साहब का एक अनूठा व्यक्तित्व है, मल्टीपल डायमेंशन पर्सनालिटी, एंड इनका जो लाइफ का एक्टिंग फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, और उसके बाद फिर मीडिया में जिस तरीका इनका अनुभव रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मुझे विश्वास है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है आपको पसंद आएगा। आपका फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया सनी भाई, थैंक यू, शुक्रिया। और आप लोग कमेंट करिए, यहाँ पे लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए, यही बड़ा आसान है, और शेयर करिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। शुक्रिया, जय हिंद।